कुछ देखने वाला चीज है नहीं, याद करवा देंगे। शुरू करें। नहीं, उस पर लड़का सब। चलिए, सबसे पहले देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। जनवरी 2026 का यह प्रतियोगिता दर्पण है और पहला जो टॉपिक है बिहार विधानसभा। देखेंगे कह रहे क्या, बिहार की 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। कितने चरणों में? ध्यान रखिएगा, 2 चरण में संपन्न हुआ। और बिहार में कुल विधानसभा सीट कितना है? 243। कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। कितने? जिसमें कहते हैं कि एनडीए कुल जो है सीट पर विजय प्राप्त किया 202। तो 243 में हम कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आया है। किसका? एनडीए का। किसमें? एनडीए। एनडीए मतलब सब लोग मिल करके। फिर हम कहेंगे सबसे बड़ी पार्टी बिहार में उभरी है कौन? बीजेपी। अकेले वह 89 89 सीट अकेले जीता है। कौन? बीजेपी पार्टी। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है जनता दल यू, जो चचा का है ना, यह 85 सीटों पर विजय प्राप्त किया। कितने पर? 85। नीतीश कुमार रिकॉर्ड अद्भुत कर दिए। हम कह सकते हैं कि 10वीं बार यह मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री का शपथ कितनी बार? 10वीं बार। और शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर यह 2025। 20 नवंबर 2025। 20 नवंबर। और देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जो है वह पवन चामलिंग है। कौन है? जो कांके सिक्किम। देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार का स्थान 8वां आता है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि शपथ लेने में सबसे आगे है। कौन? नीतीश कुमार। हम कह सकते हैं कि सबसे कम 27 वोट से विजय यह जनता दल यू के किस उम्मीदवार ने? यह राधा चरण साहू, जो कहता है कि सबसे कम अंतर से जीता है, मात्र 27 वोट से। कितना? मात्र 27 वोट से जीता। और सर्वाधिक अंतर से जीत हुआ है कलाधर मंडल का। किसका? यह रुपौली क्षेत्र पूर्णिया जिला से आता। और यह 73,500। हाँ, हाँ, कितना है? 73 है ना? 13,073 है। ठीक है। हम कह सकते हैं कि 73,572। ये क्या? कालाधर मंडल। कौन सा? कालाधर। तो सबसे अधिक अंतर से कौन? कालाधर मंडल। सबसे कम अंतर से जीता है कौन? राधा चरण साहू। राधा चरण साहू। इस बार चुनाव में 29 महिलाएं विधानसभा में पहुंचने में सफल रही। तो महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यह महिला सशक्तिकरण का भी एक तरह से मान सकते हैं। फिर हम कहेंगे बीजेपी से कितना महिला? और यह जनता दल यू से, यही दोनों पार्टी मिलाकर के 20 विधायक महिला विधायक है। कौन सा? महिला। फिर हम कहेंगे कुल मुस्लिम विधायक कितना है? 11। कितना है? 11। कुल मुस्लिम विधायक की संख्या। फिर हम कहेंगे SIR के पश्चात यह इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या की अगर हम बात करेंगे, यह 7 लाख या 7 करोड़ 45 लाख 26 हजार या 858। तो 7 करोड़ 45 लाख 26 हजार 858 मतदाता इसमें कहते हैं कि यह मतदाताओं की कुल संख्या था। अब कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया? 67.13। 67 बिहार विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है नरेंद्र नारायण यादव, नरेंद्र नारायण यादव को चुना गया था प्रोटेम स्पीकर। और विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, यह प्रेम कुमार। कौन सा? सबसे कम उम्र की विधायक कौन? मैथिली ठाकुर, जो अलीनगर सीट दरभंगा से। कहां से? दरभंगा। अभी विवाद में ही फंसी हुई है। तो करें धृतराष्ट्र और कौन कौन सा बात बोली है सदन में जाकर के। इसके बाद आगे चलते हैं। के दिल्ली में लाल किले के निकट यह आतंकी विस्फोट हुआ। और फरीदाबाद में मिले विस्फोट के दिल्ली में लाल किले के निकट भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वे विस्फोट के बाद हम कह सकते हैं क्या NIA के जांचों में यह व्हाइट कॉलर गैंग। कौन सा गैंग है?
यह व्हाइट कॉलर गैंग, कौन सा गैंग है? यह व्हाइट कॉलर गैंग। फिर हम कह सकते हैं कि लौह पुरुष, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अब कहता है कि गणतंत्र दिवस परेड की तरह यह आयोजन प्रतिवर्ष किस तारीख को किया जाएगा? जैसे गणतंत्र दिवस पर हम देखते हैं ना, कर्तव्य पथ पर यह उसका झांकी निकाला जाता है, तो वही उसी प्रकार से परेड का यहाँ पर भी क्या होगा? आयोजन। यह किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के यह कौन सा जयंती पर हम कह सकते हैं कि अब गणतंत्र दिवस की तरह ही यह परेड मार्च किया जाएगा। और यह किस तारीख को किया जाएगा? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। कहां पर यह परेड होगी? एकता नगर गुजरात में। प्रतिवर्ष एकता नगर गुजरात में यह परेड का आयोजन किया जाएगा। और यह कहां पर है? गुजरात। 2025 का जो थीम है विविधता में एकता, विविधता में के साथ विभिन्न राज्य यूटी यादगिरी के झांकियों का क्या होगा? प्रदर्शन किया जाएगा। हाल ही में किसे गैस्ट्रोनॉमी पाल कला श्रेणी, गैस्ट्रोनॉमी या पाल कला श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? लखनऊ को। किसको? लखनऊ। तो हाल ही में किसे गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया? लखनऊ को। किसको? अब यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के शहरों की संख्या कितना? 2023 में हम कह सकते हैं कि 2 शहर को शामिल किया गया था। एक संगीत श्रेणी में ग्वालियर को, संगीत श्रेणी में, और साहित्य श्रेणी में कोझिकोड, साहित्य श्रेणी में कोझिकोड, साहित्य श्रेणी में। इसके बाद है राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर जो है वर्ष भर का यह स्मरणोत्सव कार्यक्रम जो आरंभ किया गया वह किस तारीख से? तो 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक यह कार्यक्रम चलेगा। क्या राष्ट्रगीत जो कौन सा? वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम को कहते हैं कितना साल पूरा हुआ? 150 साल, 150 साल। और इसका जो स्मरण उत्सव है, यह कार्यक्रम शुरू हुआ, पूरे 1 वर्ष चलेगा, 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक। और इसका आयोजन जो शुरू हुआ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली। आयोजन कहाँ शुरू हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली। इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट और हम कहेंगे 150 रुपया का अंकित मूल्य का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। वंदे मातरम कब लिखा गया था? 7 नवंबर 1875, 7 नवंबर 1800। और इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ के अंश के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो यह जो है वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे हुए? 150 साल। इसी के उपलक्ष्य में हम कह सकते हैं कि पूरे 1 वर्ष तक यह इसका स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। और इसका जो आयोजन हुआ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली। इस अवसर पर एक कहते हैं कि स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया और 150 रुपया का अंकित मूल्य का सिक्का भी। वंदे मातरम कब हम कहते हैं लिखा गया था? 7 नवंबर 1875, 7 नवंबर 1875। इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र। फिर अगला पेज चलते हैं। क्या राफेल फाइटर, देखिएगा क्या राइफल या फाइटर लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले देश की पहली राष्ट्रपति यह द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी। राफेल फाइटर लड़ाकू विमान में यह किया इसको उड़ाने वाले यह पहली, ठीक है, वह पहले जो है यह राष्ट्रपति कौन बने? यह कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। यह कहां से? अंबाला वायुसेना स्टेशन, अंबाला वायुसेना स्टेशन, अंबाला वायुसेना स्टेशन, अंबाला वायुसेना स्टेशन। उड़ान में 17 स्क्वाड्रन गोल्ड एरोस के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन यह अमित सुहानी उनके पायलट थे। हम कह सकते हैं कि पायलट कौन? अमित सुहानी, अमित गिहानी, अमित गिहानी।
इसके बाद हम कह सकते हैं कि राफेल की बात कर रहा है, कौन सा राफेल। लेकिन कहते हैं कि इससे पहले हम कह सकते हैं कि लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले दूसरी राष्ट्रपति, यह दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है। और इससे पहले इन्होंने हम कह सकते हैं कि यह असम के तेजपुर से सुखोई या 30 MKI से भी उड़ान भरे। हम कह सकते हैं कि लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी। और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा। और हम कह सकते हैं कि जो यह पहले राष्ट्रपति जो हम कह सकते हैं कि लड़ाकू विमान यह से परिचालन शुरू किए थे वह कौन, APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी राष्ट्रपति रहते हुए 2006 में यह लौ गांव से सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी। हम कह सकते हैं कि अगर किसी फाइटर जेट से पूछ दे, किसी फाइटर जेट से उड़ान भरने वाले देश के पहले राष्ट्रपति कौन है, हम कहेंगे APJ अब्दुल कलाम। APJ, तो ध्यान से सोचिएगा, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा। अगर यहाँ पर कह दे कि किसी फाइटर से जेट में या किसी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाले देश के पहले राष्ट्रपति कौन, और हम कहेंगे किसी फाइटर जेट से यह उड़ान भरने वाले देश के पहले महिला राष्ट्रपति कौन, प्रतिभा देवी पाटिल। और किसी फाइटर से यह उड़ान भरने वाले, यह हम कह सकते हैं कि दूसरी राष्ट्रपति कौन, दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी। लेकिन राफेल की अगर बात करेगा, राफेल से उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। तो तीनों चीज ध्यान में रखिएगा। इसके बाद भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया के सहयोग से भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन कहाँ हुआ, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय हॉकी है इसका भी 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य हम कहेंगे शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ पर, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। हॉकी की शुरुआत हम कहेंगे 1925। भारत के सबसे भारी संचार, अब सबसे भारी नहीं रहा, हम कहेंगे भारत के भारी संचार उपग्रह CMS-03 का सफल परीक्षण किस तारीख को किया गया, 2 नवंबर 2025, 2 नवंबर 2000। CMS-03 का वैकल्पिक नाम जो है वह GSAT-7R, GSAT-7R, GSAT। और हम कहेंगे किसने प्रक्षेपित किया, इसरो ने। कहां से किया, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन। और हम कह सकते हैं कि इसका वजन है 4410 किलोग्राम। प्रक्षेपण यान कौन से क्या है, LV-M3M5, LV-M3M5। तो इसका तिथि याद रखिएगा। अगर हम CMS-03 का सफल परीक्षण की बात करेंगे कब हुआ था, 2 नवंबर 2025, 2 नवंबर 2025। और CMS-03 का जो वैकल्पिक नाम है GSAT-7R, 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 GSAT। और इसको किसने प्रक्षेपित किया, इसरो ने। किसने, इसरो ने, किसने, इसरो। और कहां से किया, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। वजन कितना इसका, और प्रक्षेपण यान किससे, LV-M3M5, LV-M3M5, LV-M3M5। इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है INS इच्छक, क्या नाम है, INS इच्छक की बात करेंगे नौसेना में कब शामिल किया गया, 7 नवंबर 2025। INS इच्छक को नौसेना में कब शामिल किया गया, और यह कहाँ, हम कहेंगे कोच्चि नौसैनिक हवाई अड्डे पर, कोच्चि नौसैनिक हवाई अड्डे। इसका निर्माण गार्डन रेंज शिपयार्ड इंजीनियर्स कोलकाता, और कहेंगे 11,000 मीटर की गहराई तक स्कैन कर सकता है। यह अद्भुत पोत है।
हम कह सकते हैं कितना 11,000 मीटर तक गहराई तक यह स्कैन कर सकता। यह पहला सर्वेक्षण पोत है जिसमें महिलाओं के लिए विशेष आवास की भी व्यवस्था किया गया। यह कौन सा है? आईएनएस इच्छक। आईएनएस इच्छक इस श्रेणी का यह पहला पोत जो आईएनएस संधायक है। क्या नाम है? आईएनएस संधायक। यह 3 फरवरी 2024 में ही, और दूसरा पोत का नाम है आईएनएस निर्देशक। यह 18 दिसंबर 2024 को ही शामिल किया जा चुका। और अब हम कह सकते हैं कि यह तीसरा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है आईएनएस इच्छक। क्या नाम है? आईएनएस इच्छक। आईएनएस इच्छक को किस तारीख को? और इससे पहले इस श्रेणी के 2 पोत, पहला का नाम है आईएनएस संधायक। आईएनएस संधायक। आईएनएस संधायक। और यह किस तारीख को? 3 फरवरी 2024। 3 फरवरी 2000। दूसरा पोत आईएनएस निर्देशक 18 दिसंबर 2024। 18 दिसंबर 2000। स्वदेश निर्मित युद्ध पोत आईएनएस माहे। क्या नाम है इसका? अगर हम आईएनएस माहे की बात करेंगे, यह क्या आईएनएस माहे नौसेना में किस तारीख को शामिल किया गया? 24 नवंबर 2025। तो स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस माहे। आईएनएस माहे यह कब शामिल किया गया? और यह कहां पर? मुंबई नौसेनायान। इसका निर्माण क्या है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और इसका नाम पुदुचेरी यूटी के जो माहे शहर है उसी के नाम पर इसका नाम रखा है आईएनएस माहे। क्या नाम है? आईएनएस माहे। आईएनएस माहे। आईएनएस माहे। विद्यार्थी को आगाह करने के लिए देश में संचालित फर्जी विश्वविद्यालय की सूची, यह फर्जी विश्वविद्यालय की सूची यह जारी किया किसने? यूजीसी। हम कह सकते हैं कि जो फर्जी डिग्री ले लेते हैं उसके लिए कहते हैं कि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय है जिसका लिस्ट जारी किया कि इन चीजों से हम कह सकते हैं कि सब फर्जी डिग्री है। हम कहेंगे 22 फर्जी विश्वविद्यालय की सूची जारी किया है किसने? सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली में कहता है टोटल कितना? 10। ये तो यूजीसी के नजर में हम कह सकते हैं कि टोटल 22 फर्जी विश्वविद्यालय की सूची, और सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय कहाँ पर? दिल्ली। अभी देखिए टीचर वाला जो ज्वाइनिंग किया था सब, बहुत सारे लोग भाग गए जब लेने लगा उसका, और कुछ लोग जो है जिसका ठीक होगा उसको रहा होगा, बाकी लोग बहुत लोग निकला है टीचर्स। आजकल बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। आगे है दिव्यांग जनों की सहायतार्थ 27वां दिव्य कला मेला कहाँ पर? लखनऊ। कहाँ पर? 27वां दिव्य कला मेला। 27वां दिव्य कला मेला लखनऊ में। कहाँ पर? और जो पहला दिव्य कला हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली। फिर हम कह सकते हैं क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 जारी किया गया। भारत के शीर्ष स्थान पर जो रहा, भारत के शीर्ष स्थान पर हम कहेंगे वह संस्थान का नाम है आईआईटी दिल्ली। पूरे वैश्विक रैंक किसका देखेंगे? 59वां है। क्या है? पूरे वैश्विक रैंक क्या है? 59वां। क्या है? 59वां। और हम कहते हैं दूसरा स्थान भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसका क्या स्थान है? यह 64वां। क्या है? और हम कह सकते हैं कि जो थर्ड स्थान पर है आईआईटी मद्रास, इसका क्या? 70वां। एशिया के शीर्ष स्थान, अगर हम पूरे एशिया की बात करेंगे, एशिया में जो शीर्ष स्थान यूनिवर्सिटी का रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। यूनिवर्सिटी ऑफ। सेकेंड स्थान पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चीन का है। और थर्ड स्थान पर नाग्योंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर। कम से कम शीर्ष स्थान याद रखेगा। जो हम कहेंगे यह शैक्षणिक संस्थान एशिया का जो क्यूएस रैंकिंग जारी किया गया, इसमें अगर हम बात करेंगे भारत में शीर्ष स्थान किसका रहा, और पूरे एशिया में भारत इसका स्थान आईआईटी दिल्ली का 59वां। अगर हम एशिया में सबसे टॉप पर देखेंगे वह कौन? यह यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। यूनिवर्सिटी ऑफ। वर्ष 2023 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है किसको? वर्ष 2023 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसको मिला? पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में, और यह हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन। तो हम कहेंगे 2030 में जो आयोजन होगा
वह हम कह सकते हैं कि अपना प्यारा भारत अहमदाबाद में। कहां पर? अहमदाबाद। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर? ग्लासगो। कहां पर? ग्लासगो। तो तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। 2030 की बात करेंगे, अपना प्यारा भारत अहमदाबाद। कहां पर? अहमदाबाद। और हम कहेंगे जो पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वह 1930 में, और वह हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है वह ग्लासगो। कौन सा? ग्लासगो। कौन सा? ग्लासगो। अभी जो कैलेंडर जारी किया गया ना सब एग्जाम का, ऐसा कहता है कि मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय 3 योजना है उसके तहत सही मतलब कि उम्मीद यही है कि दिसंबर 2026 तक सबका क्लियर करवा देगा। बहुत बड़ा बात तो हो जाएगा, क्या कि इसका ना समय समय पर कहता है कि समीक्षा भी होता है, काम चल रहा है या नहीं। ये समझिए कि नीतीश कुमार के ये भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लोगों को जल्दी से रोजगार प्रदान करना। तो बढ़िया से तैयारी करेंगे, और ये भ्रम में मत रहिएगा कि नहीं ले पाएगा, ये सब करिएगा तो तकलीफ में आ सकते हैं। एकदम समय से उम्मीद है एग्जाम हो जाएगा सारा। जो कैलेंडर जारी कर रहा है ना, सब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है। अभी आयोग की वेबसाइट पर नहीं आया, लेकिन वह सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आ रहा है। तो यह सब वहीं से है, और कहा जाता है कि एक साल के अंदर, ये कहते हैं ना 31 दिसंबर 2026 तक सब कहीं न कहीं सेट हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़िया से तैयारी कीजिए। अभी देखिए एडीओ का तो दे ही दिया है, और उम्मीद है कि उन्हें उम्मीद क्या 100% ही है कि अब लेना ही लेना है अप्रैल में। हाल ही में भारतीय वायुसेना का पहला यह एक जो है हल्का लड़ाकू तेजस विमान एरो शो में हवाई प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और यह कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ? दुबई में। कहां पर? इस दुर्घटना में विमान चालक विंग कमांडर जिसका नाम है नमान सस्याल, क्या नाम है? उसकी क्या हो गया? मृत्यु। दुबई एरो शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम होता जिसकी शुरुआत 1986 2025 एरो शो का जो थीम रहा, द फ्यूचर इज हियर। द फ्यूचर इज हियर। द फ्यूचर इज हियर। हम कह सकते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के एक हल्का लड़ाकू तेजस विमान एरो शो में हवाई जहाज प्रदर्शन या हवाई प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और यह दुर्घटना हम कहेंगे कहाँ हुआ? दुबई। कहां पर? और इस दुर्घटना में एक विंग चालक जिसका नाम है नमान सस्याल, वह इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए। और दुबई एरो शो प्रत्येक कहता है कि यदि 2 वर्ष पर इसका क्या होता? आयोजन किया था। शुरुआत इसका 1986 से हुआ, और हम कहेंगे 2025 में जो एरो शो हो रहा था उसका थीम था द फ्यूचर इज हेयर। द फ्यूचर इज हेयर। द फ्यूचर इज हेयर। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह कहाँ संपन्न हुआ? गोवा में। कहां पर? गोवा। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर? और इसका उद्घाटन फिल्म क्या है? द ब्लू ट्रेल। द ब्लू ट्रेल उद्घाटन फिल्म कौन सा? और महोत्सव का समापन फिल्म कौन सा? ए यूजफुल घोस्ट। ए यूजफुल घोस्ट। ए यूजफुल। फोकस कंट्री जापान। फोकस कंट्री। पार्टनर कंट्री स्पेन। पार्टनर कंट्री। स्पॉटलाइट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया। अंतरराष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष राकेश ओम प्रकाश। राकेश ओम प्रकाश। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है स्किन ऑफ यूथ। स्किन ऑफ यूथ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे, वह यह ओमिवर, क्या नाम है? यह ओबी मर यह रियोस। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्टान। जारा सोफिया। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक जो है वह किसको? सेफ हाउस। भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर करण सिंह त्यागी। करण सिंह त्यागी। करण सिंह त्यागी। चलिए इसको एक बार बताएंगे। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह कहां पर? गोवा। कहां पर? और हम कह सकते हैं कि इसका उद्घाटन फिल्म है द ब्लू ट्रेल। द ब्लू ट्रेल। महोत्सव के समापन फिल्म है ए यूजफुल घोस्ट। ए यूजफुल घोस्ट। फोकस कंट्री जापान। फोकस कंट्री। पार्टनर कंट्री स्पेन। पार्टनर कंट्री। स्पॉटलाइट कंट्री। अंतरराष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष है राकेश ओम प्रकाश।
राकेश ओम प्रकाश। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे अस्किनाव व्योध, अस्किनाव व्योध। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओबिमर रियोस, ओबिमर रियोस। और हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्टान, जारा सोफिया ओस्टान। ICFT यूनेस्को गांधी यह पदक जो है वह सेफ हाउस किसको? भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर करण सिंह, करण सिंह त्यागी। इसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम आपका क्या हो गया? खत्म। फिर हम राज्य समाचार की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती यह पदों के लिए जो है के लिए भी अब कार्यकीय स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ने के राज्य परामर्श से तेल का मूल्य जो है वृद्धि, यह कितने रुपए प्रति कुंटल के वृद्धि? राजस्थान में ग्राम पंचायत का पुनर्गठन किया गया। कहां पर? तो ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कहां पर? युवाओं को प्रोत्साहित यह करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया? छत्तीसगढ़। यह किया युवा रत्न सम्मान, इंपॉर्टेंट है। युवा रत्न सम्मान कहाँ का है? युवा रत्न सम्मान कहाँ का? युवा रत्न सम्मान कहाँ का? MP ई सेवा पोर्टल किस राज्य ने? मध्य प्रदेश को यह अगले 22 वर्षों में यह क्या 2047 तक यह एक विकसित सांस्कृतिक रूप से समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राज्य के रूप में पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश यह 2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। वहां के मुख्यमंत्री कौन? आगे चलते हैं। MP सरकार ने किस राज्य को किस वर्ष को उद्योग एवं रोजगार का वर्ष घोषित किया? यह मध्य प्रदेश सरकार की बात करता है। यह उद्योग एवं रोजगार का वर्ष किसको बताएंगे? मेयर डिप्टी मेयर का कार्य काल जो है वह 5-5 वर्ष करने के लिए यह अध्यादेश जारी किया। कहां पर? पहले वहां पर कहता है कि इसका था 2.5 वर्ष का, अब उसको हम कह सकते हैं कि मेयर हो डिप्टी मेयर हो उसका कार्यकाल कहता है कि 5-5 वर्ष किए जाने की यह अध्यादेश जारी किया है। और पहले कितना था? त्यागपत्र, निधन अथवा अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इनमें से कोई पद अगर रिक्त होता है वह कहता है कि 1 महीने के भीतर नए चुनाव होगी। कितने महीने के भीतर? यह 1 महीने के भीतर। इसके बाद आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की बात कर ले। अगर हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करेंगे, भूटान के भूटान के जो है यह चौथे नरेश जिसका नाम है जिंगमे खेसर वांगचुक। क्या नाम है? इनका जन्म दिवस था और जन्म दिवस पर मोदी को इनवाइट किया और मोदी जी बर्थडे मनाने गए भूटान। इनका बर्थडे है जिग्मे खेसर वांगचुक। और प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा 11-12 नवंबर को वह भूटान गए थे। यह जन्मदिन के शुभ अवसर पर किसका? जिग्मे खेसर वांगचुक। उसका जन्मदिन मनाने के लिए मोदी जी चले गए कहाँ? भूटान। क्या एक है पुना सागचू 2 जल विद्युत परियोजना का दोनों ने मिलकर उद्घाटन किया। इसकी क्षमता है 1020 मेगावाट। भूटान की राजधानी कहाँ? थिम्पू। भूटान की राजधानी भूटानी बौद्ध मंदिर यदि भूटानी मंदिर और बौद्ध मठ अतिथि गृह के जो है निर्माण के लिए कहां पर भूमि अनुदान देने की घोषणा किया? जनकेगा भूटानी मंदिर, बौद्ध मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए हम कह सकते हैं कि कहां पर यह अनुदान देने की घोषणा किया? यह कहां पर? वाराणसी। कहां पर? आगे चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यार अंगोला और बोत्सवाना यात्रा कहां कहां किया है? हम कह सकते हैं कि अगर हम अंगोला की बात करेंगे, अंगोला यह 50वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोनों ही अफ्रीकी देशों के लिए भारत के किसी राष्ट्रपति ने यह पहले यात्रा, इससे पहले अंगोला और बोत्सवाना का कोई राष्ट्रपति हम कह सकते हैं कि यह दर्शन नहीं, हम कह सकते हैं वहां पर कभी यात्रा नहीं की। इस बार किसने? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में अफ्रीका संघ के अध्यक्षता किसके हाथों में है? हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वहां के जोआओ लोरेंको
ज्वाओ लोरेंको। ज्वाओ। अंगोला के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की राजधानी, अगर राजधानी एग्जाम में पूछा जाता है तो जो चर्चा में देश रहता है उसी से संबंधित पूछा जाएगा। तो ये सब यात्रा किए मोदी जी, फिर हम कैसे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन सब देशों को ख्याल में रखना है। हम कहेंगे अंगोला की राजधानी कहाँ? लुआंडा। अंगोला की राजधानी। फिर हम कह सकते हैं वहां अंगोला के बाद चले कहाँ? बोत्सवाना। राजधानी इसका है गैबोरोन। तो बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन। बोत्सवाना की किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा थी। वहां बोत्सवाना के राष्ट्रपति का नाम है गिडोन बोको। क्या नाम है? गिडोन बोको। गिडोन बोको। हाँ। आगे है भारत के प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के लिए 8 चीते प्रदान करने के लिए सहमति बोत्सवाना ने भी प्रदान किया। फार्माकोपिया समझौते पर हस्ताक्षर, जिससे कहते हैं कि बोत्सवाना को किफायती दवाई आसानी से क्या होगा? कम मूल्यों पर उपलब्ध करा देगा। इसके बाद अफ्रीकी देश के, अगर हम अफ्रीकी देश के बोत्सवाना को जो है चीतों का गढ़ माना जाता है। जो अफ्रीकी देश है कौन? बोत्सवाना। इसको कहते हैं कि चीतों का क्या है? गढ़ माना जाता है। विश्व में मौजूद लगभग जो 7100 चीतों में से यह 30% चीते बोत्सवाना में ही है। कहां पर? नवंबर 2025 तक भारत में चीतों की कुल संख्या कितना? 24 चीते कुनो नेशनल पार्क में, 3 चीते गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। नवंबर 2025 में 5 और बच्चे को जन्म दिया गया। इन सभी जीवित अगर रह गया तो हो जाएगा कितना? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। हाल ही में बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री, जिसे कहता है कि अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, वह कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना। और वहां के गृह मंत्री रहे यह असदुजम्मा खान। असदुजम्मा खान को भी कहता है कि इस मामले में मौत की सजा। तो जो बांग्लादेश के 2 व्यक्ति है, एक तो गृह मंत्रालय जो संभाल रहे थे जिसका नाम है असदुजम्मा, क्या नाम है? असदुजम्मा खान, और उसको भी फांसी। और हम कह सकते हैं शेख हसीना, उसको भी फांसी। ये क्या? फांसी मिला नहीं है, फांसी की सजा सुनाया। यह हाँ, क्योंकि शेख हसीना और असदुजम्मा दोनों को भारत में ही शरण ले रखी है। अब देखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि हुआ है कि जो अपराधी होगा उसको सौंप दिया जाएगा, ऐसा। लेकिन दोनों देश मानेगा अपराधी तब, एगो के मानने से नहीं होगा। हम कह सकते हैं यहाँ देखिएगा उसी के बारे में चर्चा किया है कि भारत बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर 2013 में हुआ था और इसमें 2016 में संशोधन किया। संधि में दोनों देशों के बीच अपराधियों के आदान प्रदान की बात शामिल है, पर संधि किसी अपराधी का प्रत्यर्पण तभी किया जाएगा जब अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाएगा। भारत तो इसको अपराध मान नहीं रहा है, इसी कारण से संधि किया। लेकिन संधि करते हैं कितना दूरदर्शी लोग होते हैं, कुछ न कुछ कंडीशन लगा के रखते हैं कि बाद में ऐसा सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसे तो अभी ऐसा सिस्टम होता संधि के आपको सौंपना पड़ता, लेकिन पहले कह दिया कि तब होगा जब दोनों देश मानेंगे तब। भारत कहता है कि हम इसको अपराधी नहीं मानते हैं और इसको सौंपेगा भी नहीं। फिर कहेंगे भारत चीन को ये कोर कमांडर स्तर की जो वार्ता, वह हम कहेंगे चुशोल मोल्दो। कहां पर? चुशोल मोल्दो, चुशोल। फिर हम कह सकते हैं कि यह 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग। कहां पर? हम कहेंगे 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 यह कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग। कहां पर? जोहान्सबर्ग। इस प्रकार G20 के लगातार 3 सम्मेलन इविसा ग्रुप, कौन सा? इविसा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका राष्ट्रों में ही हुआ। और इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन का थीम है वह हम कहेंगे एकजुटता, समानता और अस्थिरता। एकजुटता, समानता और अस्थिरता। एकजुटता, समानता और अस्थिरता। अमेरिका ने इस बैठक का विरोध किया और इसमें भाग नहीं लिया। इस बार जो हम मजे की बात, तो अब जो होगा ना 2026 में, वो अमेरिका में ही आयोजन करने की बात कर रहा है। तो 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 से कहां पर?
डोराल अमेरिका, डोराल अमेरिका। बताएंगे G20 शिखर सम्मेलन इस बार 2025 में कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग। कहाँ पर? और 2026 में कहाँ होगा? जबकि अमेरिका ने इसका विरोध किया और इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका थीम क्या है? एकजुटता, समानता और अस्थिरता। एकजुटता, समानता और अस्थिरता। एकजुटता, समानता और अस्थिरता। फिर हम कह सकते हैं कि भारत फरवरी 2026 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विषय पर एआई इम्पैक्ट की शिखर सम्मेलन आयोजन करेगा। यह पहले बात किया जा चुका और अभी हाल ही में हो भी गया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन? सिरिल रामाफोसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में त्रिपक्षीय साझेदारी की नींव भारत ने रखी। इसमें कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड कहता है कि इनोवेशन पार्टनरशिप, इसका नाम दिया है ACITI। इब्सा जो छठा इब्सा, इब्सा में हम कह सकते हैं कि 3 देश ही नहीं 3 महाद्वीप की भी बात करता, एक साथ आता। चूंकि देखिएगा अपना प्यारा भारत यह एशिया महाद्वीप में पड़ता, ब्राजील दक्षिण अफ्रीका में, और हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता। हम कह सकते हैं कि एक साथ यह 3, अगर हम बात कर सकते हैं कि एक साथ जो है वह 3 महाद्वीप की भी एक समूह है, कह सकते हैं कौन सा? इब्सा। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो इब्सा समूह है उसमें 3 देश शामिल है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील और। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। क्रैकी हाल ही में क्रैकी सेक्स कांड में घिरे किससे जो है यह किंग चार्ल्स तृतीय ने उसके प्रिंस की उपाधि और उनकी सारी शाही सुविधाएं छीनने की घोषणा किया। तो जो प्रिंस एंड्रयूस माउंटबेटन है ब्रिटेन के, हम कह सकते हैं कि इस पर सेक्स कांड का आरोप लगा है। तो जितना इसको शाही उपाधियां था वह सारा क्या हुआ? छीन लिया। इसका आराम से छीना नहीं, वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हम कहेंगे इसे विंडर पैलेस के अंदर वाले रॉयल लॉज से भी क्या हुआ? बाहर कर दिया है। समस्त शाही उपाधियां सम्मान छीनने के पश्चात अब वह प्रिंस एंड्रयूस ड्यूक या ऑफ आर्क नहीं कहलाएंगे। जो लंबा लंबा उपाधि था इसका, यो सब इससे कहता है छीन लिया, लॉज से ही भी बाहर कर दिया। यहाँ पर हम लॉज मतलब वह रॉयल लॉज है, समझे, जहाँ पर उसका आवास था, हम कह सकते हैं उससे उसको बाहर कर दिया। और जो उपाधि था प्रिंस एंड्रयूस ड्यूक ऑफ यॉर्क, उसको हम कह सकते हैं कि उसको भी छीन लिया। अब वह केवल कहता है कि एंड्रयूस माउंटबेटन विंडसर के नाम से क्या होगा? जाना जाएगा। इन पर आरोप है कि उन्होंने वर्जीनिया यह ग्यूफ्रे क्या नाम है? वर्जीनिया यह ग्यूफ्रे नाम की एक युवती का यौन शोषण किया था। वर्जीनिया ग्यूफ्रे ने आत्महत्या, अब करे कि अब प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर, सोचिए इंटरनेशनल लेवल पर ये सब हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया में। और इस पर एक पुस्तक भी आया, नो बडीज गर्ल्स, क्या नाम है? में एंड्रयूस के विरुद्ध यौन शोषण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, नो बडीज गर्ल्स। जो एंड्रयूस है उसके विरुद्ध यौन शोषण का स्पष्ट उल्लेख भी है, और इस पर कोई कानून भी सरकार नहीं बना, सख्त कदम भी नहीं उठाते, यहाँ भी नहीं, और इंटरनेशनल तो कुछ है ही नहीं, है ना। जलवायु परिवर्तन पर 30वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यह का आयोजन हम कह सकते हैं कि बेलेम ब्राजील, बेलेम ब्राजील, बेलेम ब्राजील UNFCCC में शामिल लगभग 200 देशों ने इसमें क्या हुआ? भाग लिया। हम कह सकते हैं कि जो COP30 हुआ, COP30 कहाँ पर? बेलम ब्राजील, बेलम ब्राजील, बेलम ब्राजील। भारत का प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र अध्यक्षता जो किया आंद्रे कोरिया डो लागो, क्या नाम है? ब्राजील के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक है, उसी ने इसका क्या हुआ? अध्यक्षता। अमेरिका ने यह अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा।
2005 से भारत में कार्बन उत्सर्जन में 3.6% से अधिक कमी आई है। अब देखिए, कार्बन उत्सर्जन में कमी आने का कारण बहुत सारा है, क्योंकि हम लोग अब जो पारंपरिक ऊर्जा था उसको समाप्त या करते हुए हम कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि सौर से, कुछ पनबिजली से, और कुछ हो सकता है कि कई दिन के बाद ज्वार भाटाओं से भी, हवा से भी। ये सब ना एक असमाप्य ऊर्जा है, कभी पृथ्वी से समाप्त होने वाला नहीं है। उसको हम कहेंगे कि यह नवीकरणीय ऊर्जा। पारंपरिक ऊर्जा जो हम कोयले का दहन करते थे, यह लकड़ी का, पेट्रोलियम का, वो सब हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वातावरण में तकलीफदायक होता है। COP30 में एक नया जस्ट यह ट्रांजिशन मैकेनिज्म अपनाया गया। COP31 जो होगा वह कहाँ पर? तुर्की में। कहाँ पर? 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जलवायु परिवर्तन पर जो COP 30वां संस्करण हुआ वह बेलेम ब्राजील। भारत का प्रतिनिधित्व किसने? भूपेंद्र। और COP 31 जो होगा वह कहाँ पर? तुर्की में। कहाँ पर? तुर्की। इसके बाद है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, फिर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी आपका समाप्त हो गया। 2024-25 में देश में प्रमुख कृषिगत उत्पाद का जो है फाइनल आंकड़े किसने जारी किया? हम कह सकते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे 3577.32 लाख मीट्रिक टन, या फिर हम कहेंगे 357.73 मिलियन टन। चावल की अगर हम बात करेंगे उत्पादन 1501 लाख मीट्रिक टन। गेहूं की बात करेंगे 1179, और श्री अन्न की बात करेंगे 185 लाख मीट्रिक टन। तो पॉइंट वाला याद नहीं भी रहेगा तो कम से कम ये देखिएगा। हम कह सकते हैं कि यह चावल कितना, गेहूं, 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 फिर कहेंगे श्री अन्न, श्री अन्न। जनरेटर स्टार्ट हुआ है, लाइट तो आ गया, जनरेटर स्टार्ट। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो है सुदृढ़ता के निर्यातों का योगदान देने के लिए निर्यातकों के यह ऋण गारंटी योजना को यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया। कब? 12 नवंबर 2023, 12 नवंबर 2025। और करें इसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा सदस्य ऋण संस्थान को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सकेगा। पात्र निर्यातकों, जिसमें कहते हैं कि MSME भी शामिल, यह 20,000 करोड़ तक का जो है अतिरिक्त ऋण सुविधा भी क्या होगा? प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं। चीनी विपणन वर्ष 2025-26 में देश में देखिए चीनी उत्पादन की बात करता है, कितना अनुमानित है? हम कहेंगे 23.95 मिलियन टन, 23.95 मिलियन टन। और कहते हैं कि यह ISMA, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ISM की जो रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि चीनी के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन? महाराष्ट्र। कौन सा? दूसरा स्थान पर है उत्तर प्रदेश, और तीसरा स्थान पर, ये रिपोर्ट याद रखिएगा, जो ISMA, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, इसके तहत जो रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें बताया गया कि चीनी उत्पादन में जो शीर्ष स्थान पर है वह कौन? और दूसरा स्थान पर, और तीसरा स्थान पर कौन सा है? कर्नाटक। इसके बाद आगे चलते हैं। किसके सहयोग से HAL अब यात्री विमान का भी निर्माण करेगी? तो रूसी कंपनी यह यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन करेगी। नैरो बॉडी SG-100 यात्री विमान का निर्माण अब कौन करेगी? HAL करेगी। कौन करेगी? HAL। इस समझौते पर मास्को में हुआ। कहाँ हुआ यह समझौता? मास्को।
भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर? नई दिल्ली। कहाँ पर? भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर? और इसका जो थीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत। आगे है फोकस राज्य है झारखंड, फोकस राज्य झारखंड। साझेदार राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसमें कहते हैं कि 12 देशों की सक्रिय भागीदारी दिखाया गया। हम कह सकते हैं कि भारत का जो 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है यह कहाँ पर? कहाँ पर? और इसका थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत। फोकस राज्य कौन सा? और बिहार का साझेदार राज्य में नाम आता है। इसके बाद आएंगे भारत में यह जीडीपी संबंधी आकलनों के लिए नया आधार वर्ष इंपोर्टेंट है। बीपीएससी एएसओ में यह ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। हम कह सकते हैं इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर जीडीपी यह संबंधी आकलनों के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 कब से जारी होने की संभावना है? यह 27 फरवरी 2027, जिस दिन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। पढ़े तो हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं, सब है ना। हम कह सकते हैं जिस दिन आज रिवीजन कर रहे हैं, देखिएगा उसी दिन हम कह सकते हैं यह जारी होने की संभावना। जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष, पहले तो हम कहेंगे 2011-12 था। अब नया आधार वर्ष जो है वह 2022-23, 2022-23, 2000 राष्ट्रीय आय के लिए नया आधार वर्ष 2022-23, 2000 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष 2011-12 था वह भी कर दिया 2022, 2022। देखिएगा ध्यान में रखिएगा, अगर जीडीपी की बात करेंगे तो वह कौन सा? और राष्ट्रीय आय के लिए 2022-23। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी, यार क्या आईआईपी कौन सा? इसका भी आधार वर्ष क्या कर दिया? 2000। और उपभोक्ता मूल्य जिसको हम कहेंगे सीपीआई कौन सा? इसका 2000 पहले 12 था आधार वर्ष, अब इसको कर दिया 2024, 2024। जीडीपी आकलन हेतु नया आधार वर्ष निर्धारण हेतु किसकी अध्यक्षता में 26 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया? हम कह सकते हैं कि जो जीडीपी का आकलन हेतु नया आधार वर्ष जारी किया, इसके लिए कहते हैं कि एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का अध्यक्षता था यह प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डार। क्या नाम है? प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डार, प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डार। और कमेटी का नाम एडवाइजरी, यह कमेटी ऑन नेशनल यह अकाउंट्स स्टैटिक्स ACNAS। यह 8वां अवसर था जब देश में कहते हैं कि आधार वर्ष का क्या हुआ? परिवर्तन किया गया, परिवर्तन किया गया। इसके बाद हम करते हैं आगे कि 19 नवंबर 2025 तक भारतीय रेलवे द्वारा यह माल ढुलाई कितना यह हुआ है? हम कह सकते हैं कि माल ढुलाई 2000 यह देखिएगा 19 नवंबर 2025 तक, 19 नवंबर 2025 तक भारतीय रेलवे द्वारा जो माल ढुलाई का आंकड़ा है वह 1020 मिलियन टन। कितना है? और सबसे अधिक जो माल ढुलाई वह कोयला, कौन सा? कोयला। फिर दूसरा स्थान पर लौह अयस्क और तीसरा पर सीमेंट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 21वां किस्त है वह कहाँ से जारी किया? कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कोयम्बटूर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे अरविंद अरगड़िया। अरविंद अपना रिपोर्ट यह राष्ट्रपति को सौंपा कब? 16वें वित्त आयोग का गठन हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा किया जाता। यह रिपोर्ट वित्त मंत्री द्वारा अनुच्छेद 281 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात सार्वजनिक किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यह रिपोर्ट जो है पहले वित्त मंत्री द्वारा यह सदन में प्रस्तुत किया जाता, तब जाकर के यह क्या होगा? पब्लिश किया जाएगा। और यह लागू हम कह सकते हैं जो शुरुआत होगा 16वां वित्त आयोग का 1 अप्रैल 2026 से यह 2031। 8वें वेतन आयोग, ध्यान रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 16वां वित्त आयोग की बात करता और यहाँ पर वेतन आयोग की बात करता। अगर 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष रहेगा तो अरविंद पंगड़िया,
और हम कहेंगे 8वां वेतन आयोग का कहेगा रंजना प्रकाश देसाई। 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। और इसमें एक अंशकालिक सदस्य जिसका नाम है पुलक घोष। क्या नाम है? और एक सदस्य सचिव भी होता है, इसका नाम है पंकज जैन। पंकज, इसके सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना अपेक्षित है। 7वें वेतन यह आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस एके माथुर। एके माथुर। ये सब बदमाशी करता है तब क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सामान्यतः उसकी संभावना नहीं है। जब ऐसा होता है ना, देखते हैं कभी कोई 2001 के जनगणना के हिसाब से पूछने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा। अगर 7वां वेतन आयोग का कह दे तो वह कौन? यह जस्टिस एके माथुर। जस्टिस एके माथुर। जस्टिस एके माथुर। फिर हम सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। हम कहेंगे आई, क्या हो गया, इसको खत्म कर देंगे क्योंकि कल ही बोले थे ना, खत्म कर देंगे, सही रहेगा। ठीक। और ऐसे ऐसे एडीओ तक आते आते बहुत कुछ करंट का करवा देंगे। और इसको ना सब लोग पीडीएफ निकलवा के ही लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आ जाता है यहाँ से। अंत समय में जो पढ़े हुए चीज रहेंगे ना, जो शॉर्ट नोट्स होता है, बड़ा काम का चीज रहता है, तुरंत आप रिवीजन कर सकते हैं। सुबह अगर उठेंगे तो 6 महीना का करंट 3 घंटे में आप पढ़ सकते हैं। जिस दिन एग्जाम भी रहेगा उस दिन भी पढ़ के जा सकते हैं। एक तो यहाँ पढ़ा दिए हैं सारा, उसके बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अब कौन सा इसमें पॉइंट पढ़ना है, कौन सा छोड़ देना है। और उसमें 3 घंटे में आप करके जा सकते हैं। जिस दिन आपका एग्जाम भी रहेगा करंट आप रिवीजन करके जा सकते हैं, लेकिन नोट्स रहेगा पास में तब ना। और इसलिए कहते हैं सबको बढ़िया से रखिएगा, जिसके बाद एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद नोट्स को फेंक दीजिएगा, क्योंकि करेंट है ना, फिर नया नोट्स देंगे, है ना। ये चलते रहता है सब दिन, लास्ट 1 साल का बस। उसके बाद से तो 6 महीना करंट पढ़ना चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन आता है वहां से। लेकिन IIDEA कौन सा? आई। मोबाइल सब लोग बंद कर देंगे, कोई फायदा नहीं है अभी चला करके। अभी ये वाला मोबाइल देखिए इतना बड़ा लगा है मोबाइल, क्या चाहिए। आगे है IIDA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। विश्व में लोकतांत्रिक संस्थाओं और कतई प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए गठित यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका हम कह सकते हैं गठन कब हुआ था? 1 वर्ष के लिए जो IIDA का जो अध्यक्ष बनाया वह किसको? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। 2025 में इसका बैठक हुआ स्टॉकहोम। कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम। फिर कहेंगे नियुक्तियां। भारत मानक ब्यूरो को के जो है नए महानिदेशक कौन? संजय गर्ग। संजय गर्ग। भारतीय मानक ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन? रक्षा लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय। विश्वजीत। निशस्त्रीकरण पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन? चरणजीत सिंह। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत। इसको शपथ किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संघीय न्यायालय की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर 1 अक्टूबर 1937 के जो यह मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर, हम कह सकते हैं कि देश में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था उसमें संघीय न्यायालय की बात करते थे। हम कहेंगे उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? मॉरिस गवेयर। मॉरिस गवेयर। फिर कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हम कहेंगे 26 जनवरी 1950 स्वतंत्रता के बाद की बात करता, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल। यूनेस्को के नए 12वां महानिदेशक कौन? खालिद एल एनानी। यूनेस्को के नए जो 12वां महानिदेशक है वह कौन? खालिद एल एनानी। फिर आगे चलते हैं, पुरस्कार और सम्मान की बात कर लेते हैं। पुरस्कार और सम्मान, हम कह सकते हैं कि पुरस्कार और सम्मान, बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? डेविड सजाले। डेविड सजाले। डेविड सजाले। किस उपन्यास के लिए? फ्लैश। भारत की किस, यह भारत की जो है किरण देसाई की पुस्तक द लोनलीनेस
ऑफ सोनिया एंड सनी भी करे कि अल्प सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन पुरस्कार नहीं। हम कहेंगे भारत का कौन सा पुस्तक को अल्प सूचीबद्ध किया गया था? द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, सोनिया एंड सनी, जो किसका किताब है? किरण देसाई। महाराष्ट्र भूषण 2024 राम सुतार को, यह एक मूर्तिकार है। कौन है? हम कह सकते हैं कि जमनालाल बजाज पुरस्कार 2025 कुल 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर हम रचनात्मक कार्य की बात करेंगे, रचनात्मक कार्यों के लिए यह हसमुख बाबू भाई पटेल, क्या नाम है? हाँ, हसमुख बाबू भाई पटेल, हसमुख बाबू भाई पटेल। ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए यह पीएम मुरुगेसन, पीएम मुरुगेसन, पीएम मुरुगेसन। फिर कहेंगे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए किसको? तो साकेचा, सेकेचेवा, यह लियो डिमिला, यह लियोन, यह निदोवना। देखिएगा, यह क्या? सेका चेवा याद रखिएगा। कौन सा? सेका चेवा। तो भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए किसको? और महिला एवं बाल कल्याण के लिए है त्रिवेणी आचार्य, त्रिवेणी, त्रिवेणी आचार्य। फिर राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करेंगे। कुल 46 विजेताओं को 10 श्रेणी में प्रदान किया गया। हम कुछ को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करेंगे, यह महाराष्ट्र। दूसरा स्थान पर गुजरात, तीसरा पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायत को संयुक्त रूप से दिया गया। एक है दुबग्गिनी पल्ली और एक है पय्यम। तो ये क्या? दुबग्गिनी पल्ली आंध्र प्रदेश का है और पय्यम है केरल का। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में किसको? नवी मुंबई। सर्वश्रेष्ठ स्कूल या अथवा कॉलेज, कृष्णन पब्लिक स्कूल, कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर, कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर, कृष्णा पब्लिक स्कूल। चलिए इसके बाद करेंगे जल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को जो मिला है वह किशोर जायसवाल। ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसका संबंध है बिहार से। हम कहेंगे जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को मिला है वह किसको? वर्ष 2025 के लिए प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार के तहत कुल 100 पुरस्कारों की इस बार घोषणा किया गया। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हम कहेंगे तेलंगाना। तो जल संचय की बात करेगा, जल संचय या शीर्ष स्थान पर कौन? तेलंगाना। दूसरा पर छत्तीसगढ़, तीसरा पर। फिर हम इंफोसिस पुरस्कार की बात करेंगे। यह पुरस्कार 6 विभिन्न श्रेणियों में, कितना? 6। अगर हम बात करेंगे गणित विज्ञान में सब्यसाची मुखर्जी, सब्यसाची मुखर्जी, सब्यसाची। भौतिक विज्ञान में करथेस मंथेराम, करथेस मंथेराम। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान की बात करेंगे सुशांत सचदेवा, सुशांत सचदेवा। जीव विज्ञान की बात करेंगे अंजना बद्रीनारायण, अंजना बद्रीनारायण। सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे एंड्रियस ओलेट, एंड्रियस ओलेट। अर्थशास्त्र की बात करेंगे निखिल अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, निखिल अग्रवाल। शांति निशस्त्रीकरण। और कहते हैं कि विकास हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसको? मिशेल बैचलेट, मिशेल। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 ये किसको? मिस अर्थ 2025 का ताज यह नताली पुस्किनोवा, नताली पुस्किनोवा, नताली मिस अर्थ का जो आयोजन हुआ प्रतियोगिता का मनाली, ये मनीला में, कहां पर? मनीला, जो फिलीपींस में। कहां पर? फिलीपींस। भारत का प्रतिनिधित्व किसने? कोमल चौधरी, कोमल। और यह पुणे की है। कहां के है? पुणे। तो मिस अर्थ 2025 का ताज किसने जीता? नताली पुस्किनोवा, नताली पुस्किनोवा। यह चेक गणराज्य की, कहां के? चेक। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर? बताएंगे भारत का प्रतिनिधित्व यह किसने? इसके बाद आगे चलते हैं मिस यूनिवर्स। कौन सा? मिस यूनिवर्स की अगर हम बात करेंगे, मिस यूनिवर्स 2025 का ताज ये किसने? फातिमा बॉस, फातिमा बॉस। ये कहाँ की है? मैक्सिको। और मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ वह कहाँ पर? थाईलैंड। भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा। यह कहाँ की है? राजस्थान। मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब कैटलिन
यह कैटलिना डियोग और यह कोलंबिया के, कहाँ के? इसका आयोजन हुआ टोक्यो में। और भारत का प्रतिनिधित्व रोस, और यह कहाँ के है? नागपुर। कुछ व्यक्ति जो हम कह सकते हैं कि इस दुनिया से चले गए, हम कहेंगे एक है गोपी चंद हिंदुजा, 85 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया। भारतीय मूल के अरबपति ब्रिटिश उद्यमी हिंदुजा समूह के क्या थे? चेयरमैन। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार रामदरस मिश्रा का 101 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। और रामदरस मिश्रा को 2025 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल का भी यह निधन हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, करें कि बॉलीवुड दिग्गज स्टार धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। इसका पूरा नाम जो है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, ये किसका? धर्मेंद्र का। और इसे पद्म भूषण दिया गया था 2012 में। ही मैन के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? धर्मेंद्र। कौन सा नाम से? ही मैन। कौन सा? ही मैन। कौन सा? और पहला फिल्म है इसका दिल भी तेरा हम भी तेरे, दिल भी तेरा 1960 में आया था यह फिल्म। कौन सा? दिल भी तेरा। बताएंगे दया प्रकाश सिन्हा का निधन हो गया, जो कहता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और हिंदी साहित्य यह वो जो है रंगमंच का। इसके बाद चर्चित व्यक्ति रहे क्या? भारतीय क्रिकेटर के जो है पूर्व के यह टीम कप्तान जो है मोहम्मद यह अजहरुद्दीन को तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में केंद्र यह किया कांग्रेस सरकार ने मंत्रिपरिषद में क्या शामिल किया। प्रमुख दिवस की बात कर लेते हैं। 7 राज्य हम कहेंगे, एक हो गया हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। ये सातों राज्य का स्थापना दिवस एक ही दिन, यह 1 नवंबर को कब मनाता है? तो 7 राज्य जैसे कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, सबका स्थापना दिवस। और हम कह सकते हैं कि 5 यूटी है जिसका स्थापना 1 नवंबर को मनाया जाता है। हम कह सकते हैं कि दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप, यह सब कब? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर, उत्तराखंड का स्थापना, उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर। फिर कहेंगे राष्ट्रीय वैदिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर। शांति एवं विकास हेतु विज्ञान दिवस 10 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस कब? बाल दिवस, बाल दिवस 14 नवंबर। बाल दिवस। विश्व मधुमेह की बात करेंगे 14 नवंबर, विश्व मधुमेह 14। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर, झारखंड का स्थापना दिवस। बिरसा मुंडा जयंती, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता 16 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता। राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस और विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस। बताएंगे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता। उत्तराखंड का स्थापना, राष्ट्रीय वैदिक साक्षरता, शांति एवं विकास हेतु विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और हम कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस, बाल दिवस। और कहेंगे झारखंड का स्थापना दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। जनजातीय गौरव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता, राष्ट्रीय मिर्गी रोग, विश्व शौचालय, विश्व शौचालय। फिर हम कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस कब? 19 नवंबर, 19 नवंबर, 19 नवंबर। बताएंगे यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। विश्व मत्स्य दिवस, विश्व मत्स्य दिवस। विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस।
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस 26। संविधान दिवस बताएंगे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, विश्व मत्स्य दिवस, विश्व टेलीविजन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस। फिर हम कहेंगे पुस्तक और लेखक है द मैजिक ऑफ लॉस्ट इयरिंग से किसका? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। द मैजिक ऑफ लॉस्ट इयरिंग किसका? द लॉन्लीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसका? किरण देसाई। किरण देसाई। फ्लैश किसका? डेविड सजाले। द विंडो जॉन ग्रेसम। जॉन ग्रेसम। जॉन बताएंगे द मैजिक ऑफ लॉस्ट इयरिंग किसका? सुधा मूर्ति। सुधा। द लॉन्ली लेंस ऑफ सोनिया एंड सनी किरण देसाई। फ्लैश किसका? डेविड सजाले। फ्लैश किसका? फ्लैश किसका? बताएंगे द विंडो। द विंडो किसका? आगे चलते हैं कि हाल ही में सऊदी अरब में बस दुर्घटना में 42 भारतीय का क्या हुआ? मौत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 100 या 50वीं जयंती, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इतना ही कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कौन सा जयंती मनाया गया। और कहता है कि यहाँ पर जो उसके उपलक्ष्य में एक पर्व जिसको कहते हैं भारत पर्व, कौन सा? जो 1 से 15 नवंबर तक एकता नगर में यह पर्व चला। भव्य परेड का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यानी जो है सलामी ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती वह कब? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं करें कि वल्लभ भाई पटेल की 150वें जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया। एक विशेष डाक टिकट 150 रुपया का मूल्य का जो है स्मारक सिक्का भी जारी किया किसने? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब? राष्ट्रीय एकता दिवस। फिर कहेंगे यह भगवान श्री सत्य साई बाबा, क्या नाम है? भगवान श्री सत्य साई बाबा का जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट किसने जारी किया? यह नरेंद्र मोदी ने। कहां से? यह पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेश। पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेश। पुट्टपर्ती। और इनका जन्म की बात करेंगे 23 नवंबर 1926। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम दर्शक यह कहाँ खुला है? काहिरा। तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम दर्शकों के लिए कहाँ खुला? काहिरा मिस्र। काहिरा मिस्र। फिर कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट जैसलमेर में यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का युद्धाभ्यास किया, उसका नाम क्या रखा है? त्रिशूल नाम रखा। क्या नाम रखा? त्रिशूल। तो भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट जैसलमेर में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का युद्धाभ्यास यह किया, इसका नाम क्या है? इनमें तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और परिचालन तत्परता को मजबूत करने का प्रयास, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। कौन सा? हम कह सकते हैं कि भारत एवं श्रीलंका। तो मित्र शक्ति किसके बीच? भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं। और हम कह सकते हैं कि 11वां संस्करण क्या माता? इसका आयोजन कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। फिर एक है भिनबैक्स। कौन सा? भिनबैक्स 2025। यो हम कहेंगे भारत और वियतनाम। भारत और भिनबैक्स किसके बीच होता? भारत और वियतनाम। भारत और। यह छठा संस्करण था, इसका आयोजन हनोई वियतनाम। हनोई वियतनाम। हनोई। एक है गरुड़ युद्धाभ्यास। कौन सा? गरुड़। भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस। यह कितना संस्करण है? 8वां। मॉन्ट डे मार्सन फ्रांस में ही कहते हैं किसका आयोजन हुआ? तो गरुड़ किसके बीच? और गरुड़ 2025 कहां पर? कहां पर? फ्रांस बोलिए ना। कहां पर? फ्रांस। कहां पर? फ्रांस। कहां पर? फ्रांस। इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय या सशस्त्र बलों का संयुक्त त्रिसेवा युद्धाभ्यास की बात करेंगे जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। क्या नाम है?
और यह कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर कहेंगे महिला विश्व कप 2025, जो 13वां आईसीसी महिला विश्व कप, यह क्रिकेट कप है 2025। इसका मेजबानी किसने? भारत, मेजबानी भारत। पाकिस्तान के टीम के सभी मैच श्रीलंका में, वह कहेंगे भारत नहीं है, वह कहां पर खेला गया उसके साथ मैच? श्रीलंका। विजेता टीम कौन? भारत। विजेता टीम 52 रन से हम कहेंगे दक्षिण अफ्रीका को क्या हुआ? हराया। हम कह सकते हैं कि उप विजेता कौन? इनके का क्रय किया 13वां आईसीसी महिला विश्व क्रिकेट कप। अब महिला भी अच्छा कर रही है ना। हम कह सकते हैं कि मेजबानी कौन? भारत। और विजेता कौन? भारत। कितना रन से? और किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका। फाइनल खेला था डी वाई पाटिल स्टेडियम, यह मुंबई, नवी मुंबई। प्लेयर ऑफ द मैच किसको? शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको? देप्ते शर्मा, देप्ते शर्मा, देप्ते। फिर कहेंगे भारतीय टीम के कप्तान, यह कौन? हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। और इसका कोच की बात करेंगे अमोल मजमदार। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाई लॉरा बोलबार्ट, लॉरा बोलबार्ट। और सेकंड स्थान पर स्मृति मंदाना, स्मृति। सर्वाधिक विकेट किसने? देप्ते शर्मा, देप्ते शर्मा, देप्ते शर्मा। हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक विकेट किसने? भारत ने पहली बार महिला विश्व कप का यह जो है खिताब अपने नाम किया। हम कह सकते हैं यह जो आईसीसी मतलब पहला जो है कप भारत ने क्या हुआ इसको, यह खिताब जीता है। हम कह सकते हैं सर्वाधिक बार यह जो है कप जो जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया। कितना बार? विजेता टीम को पुरस्कार राशि कितना? 65.8 लाख टन। 65 लाख क्या है? डॉलर। हम कह सकते हैं 65.80 लाख डॉलर है। और उप विजेता को कितना? इस टूर्नामेंट में हम कह सकते हैं टोटल 8 टीम ने क्या हुआ था? भाग लिया। फिर कहेंगे खेल को थोड़ा सा कर लेते हैं। फिर कहेंगे इंदिरा मैराथन 2025, इसका आयोजन प्रयागराज में, कहां पर? इंदिरा मैराथन 2025 का आयोजन कहां पर? प्रयागराज। कहां पर? और पुरुष वर्ग में विजेता प्रदीप सिंह चौधरी, प्रदीप सिंह। महिला वर्ग में विजेता है रेनो कुमारी, रेनो। फ्रेंच ओपन, यह फ्रेंच ओपन जो है बैडमिंटन में पुरुष एकल में, यह विजेता कौन? एंडन या एंडर्स एंटोनसेन, एंडर्स एंटोनसेन। महिला एकल में कौन? ऑन से यंग, ऑन से यंग, ऑन से यंग। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन पुरुष यह एकल का खिताब किसने जीता? हम कह सकते हैं लक्ष्य सेन ने। किसने? ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब। और महिला एकल का ऑन से यंग, ऑन से यंग। मेघालय के या आकाश चौधरी प्रथम श्रेणी, यह क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे। मेघालय के कौन? आकाश चौधरी, आकाश। दृष्टि बाधित महिलाओं के पहले T20 विश्व कप का खिताब किसने? भारत। किसको हराकर? नेपाल। तो दृष्टि बाधित महिलाओं के जो पहले T20 विश्व का खिताब जीता हुआ किसने? और उप विजेता कौन? बताएंगे प्रो कबड्डी लीग, जो प्रो कबड्डी लीग है इसका 12वां संस्करण का खिताब किसने? दबंग दिल्ली, दबंग दिल्ली। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता भारत। आयोजन इसका ढाका। और उप विजेता हम कहेंगे ताइवान, उप विजेता ताइवान। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब यह किसने? जेनिस जैन, जेनिस जैन। करेंगे टोरे पेन पैसिफिक ओपन टेनिस का विजेता है बेलिंडा बेंसिच, बेलिंडा बेंसिच। इसका आयोजन कहां पर? टोक्यो में। कहां पर? टोक्यो में। कहां पर? टोक्यो। फिर आगे चलते हैं। डेविस कप का विजेता कौन? डेविस कप का विजेता इटली, डेविस कप का विजेता यह इटली। और हम कहेंगे इसका संबंध किस खेल से? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से। विजेता कौन? विजेता कौन? इटली, विजेता कौन? इटली। आगे चलते हैं करें कि एटीपी फाइनल 2025 का खिताब किसने? यानिक सिनर। एसोसिएशन ऑफ टेनिस क्या प्रोफेशनल्स, लेकिन इसका आयोजन कहां पर? विमेन टेनिस एसोसिएशन का खिताब किसने जीता? एलेना रायबाकिना,
एलेना रैबाकिना। आयोजन रियाद, आयोजन रियाद, आयोजन। पुरुष एकल टेनिस खिलाड़ियों के वर्षांत 2025 एटीपी रैंकिंग की अगर हम बात करेंगे, शीर्ष पर कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। सेकंड स्थान पर यानिक सिनर। महिला एकल खिलाड़ी की वर्षांत 2025 में WTA रैंकिंग के शीर्ष स्थान की बात करेंगे, कौन? आर्यना सवालेंका। और हम कहेंगे भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से किया हुआ संन्यास की घोषणा। और हम कह सकते हैं किसने? रोहन। तो पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा किसने? रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना। और 2019 में इसको मिला है कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। 2024 में पद्मश्री, 24 में पद्मश्री। 35वां लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट के विजेता रहा कौन? रेलवे टीम। उप विजेता कौन? एयरफोर्स टीम। आयोजन कहाँ हुआ? तो लाल बहादुर यह शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर? और विजेता कौन? रेलवे टीम। कौन सा है? रेलवे टीम। फिर हम कह सकते हैं कि 126वां बेटन कप हॉकी टूर्नामेंट के विजेता कौन? आर्मी रेड टीम। कौन सा? आर्मी रेड टीम। फिर कहेंगे शतरंज में फिडे विश्व कप के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर? पणजी गोवा, पणजी गोवा, पणजी। विजेता है जबाखिर सिंडारो, जबाखिर। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लैंडो नॉरिस, लैंडो। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स विजेता कौन? लैंडो नॉरिस, लैंडो। और लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स विजेता है मैक्स वर्स्टेपर, मैक्स वर्स्टेपर, मैक्स वर्स्टेपर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, साइंस एंड टेक की अगर हम बात करेंगे, इंडियन एआई मिशन किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन यह किस मंत्रालय के यह द्वारा कार्यान्वित है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। भारत में एआई मिशन के अंतर्गत युवा एआई फॉर ऑल का कहता है कि शुभारंभ किया। युवा एआई फॉर ऑल का लक्ष्य है 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन नागरिकों को मूलभूत एआई कौशल से सशक्त बनाना है। एआई का जनक किसको? जॉन मैकार्थी। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। एआई का जनक किसको? जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी, जॉन। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 यह किसने जारी किया? WHO, WHO। वैश्विक टीबी का सार्वजनिक मामले में शीर्ष पर कौन? हम कह सकते हैं कि अपना प्यारा भारत में टीबी का केस ज्यादा आता है, लगभग पूरे विश्व में जितना आता 25% यहीं पर आ जाता है। कहां पर? भारत। दूसरा स्थान पर इंडोनेशिया और तीसरा पर टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य रखा है कब तक? यानी पूरे विश्व से टीबी को मुक्त कर देना है। कब तक? टीबी रोग का कारण जो है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। प्रभावित अंग होता है फेफड़ा। और विश्व क्षय रोग दिवस यह मनाते हैं 24 मार्च को। 2025 का जो थीम था, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये किसका थीम है? हाँ करें क्या? विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व टीबी दिवस का यह थीम क्या है? हाँ हम टीबी को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक है परमियन काल। कौन सा? परमियन। देखिए परमियन काल यह पृथ्वी के इतिहास का एक युग था जो लगभग 299 मिलियन से 252 मिलियन वर्ष पहले चला था। कौन सा? परमियन काल। यह युग पैलियोजोइक महाकल्प का अंतिम काल माना जाता है। अगर हम कॉप 30 में 13 नवंबर को बेलहम हेल्थ एक्शन प्लान क्या हुआ था? पेश किया गया था। तो कॉप 30 भी चर्चा किए थे, कहाँ हुआ था? बेलहम में। हाल ही में चर्चा में रहा यह वाइल्ड पोलियो वायरस कहाँ पर मिला है? जर्मनी। ध्यान रखिएगा, वाइल्ड पोलियो वायरस कहाँ पर? जर्मनी। कहाँ पर? वाइल्ड पोलियो वायरस कहाँ पर? जर्मनी। कहाँ पर? भारत को यह पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2014। फिर कहेंगे दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में एकमात्र
अफ्रीकी हाथी या क्या शंकर की जो है चूहों से होने वाले दुर्लभ वायरस या इंसेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस के कारण मौत हो गया। इसी कारण से कहता है कि चर्चा में रहा। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में एकमात्र अफ्रीकी हाथी, इसका नाम क्या है? शंकर। इसके कहता है कि चूहों से होने वाले दुर्लभ वायरस इंसेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस के कारण क्या हो गया? मौत हो गई। डीएनए संरचना की खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। किसने? डीएनए की खोज करता जो है या इसके संरचना के खोज करता कौन? और डीएनए शब्द दिया था किसने? जैकरिस। डीएनए शब्द दिया था जैकरिस और डीएनए खोजकर्ता जो है वह कौन है? फ्रेडरिक मेसर। फ्रेडरिक मेसर। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि तीनों ध्यान में रखेगा। डीएनए संरचना की खोज करेगा या वाटसन एवं क्रिक, डीएनए के खोजकर्ता फ्रेडरिक मेसर, फ्रेडरिक मेसर, और डीएनए शब्द दिया था किसने? यह जैकरिस ने। किसने? यह जैकरिस। डीएनए शब्द किसने दिया? जैकरिस। इसमें जो डीएनए के संरचना के खोज करता था, इसको 1962 में फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए हम कह सकते हैं कि इसको नोबेल प्राइज दिया गया। मॉरिस विल्किंस और फ्रांसिस क्रिक के साथ मिला था। और हम कह सकते हैं कि जेम्स वाटसन हाल ही में 97 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो जो डीएनए के संरचना के खोज करता थे उसमें एक वाटसन, क्या नाम है? वाटसन। तो जेम्स वाटसन का भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और इसको नोबेल प्राइज कब मिला था? फिर हम कह सकते हैं कि भारत ने यह सिकल सेल बीमारी के लिए जो है देश की पहली स्वदेशी यह कृषि यह क्या यह क्रिस्पर CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस थेरेपी का नाम है बिरसा 101। बिरसा 101 101। फिर कहेंगे 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाया गया। क्या माँ? 150 में। बताएंगे भारत ने सिकल सेल बीमारी के लिए देश की पहली स्वदेशी यह क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। और इस थेरेपी का नाम क्या रखा है? बिरसा या 101। बिरसा 101। बिरसा मुंडा का कितवीं जयंती? 100। चलिए, विश्व के ऐसा 8वां देश जिसने कहता है कि यह टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन TCV को अपना राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किया हुआ कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? फिर कहेंगे किस राज्य सरकार ने कुष्ठ रोगों को यह नोटिफाइबल बीमारी घोषित किया? महाराष्ट्र। किसने? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप यह किसने विकसित किया? IIT बम्बई। तो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने? फिर हम कह सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते थे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी EVS जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी किया। और इसको जारी कौन करता? जर्मन वाच। कौन करता? जर्मन। भारत का स्थान 15वां। क्या है? 15वां। शीर्ष स्थान पर सेंट विसेंट ग्रेनेडिनस। सेंट विसेंट 1995 2024 CRI 2025 रिपोर्ट में जलवायु आपदा से सर्वाधिक जो है यह प्रभावित अगर हम देशों की बात करेंगे तो एक है डोमिनिका। कौन सा? भारत का स्थान कौन सा? 9वां। ध्यान रखिएगा, जो जलवायु आपदा से अधिक प्रभावित जो है वह हम कह सकते हैं कि कौन सा है? यह कौन सा? डोमिनिका। कौन सा? डोमिनिका। कौन सा? डोमिनिका। और कहेंगे भारत का स्थान इसमें तो सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है वह कौन सा? डोमिनिका। और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित में रैंक है भारत का 9वां। कौन सा? 9वां। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की यह स्टैंडिंग कमेटी ने किस प्रजाति के बंदरों को वन्य जीव संरक्षण या अधिनियम 1972 के शेड्यूल 2 के तहत पुनः शामिल किया? रेसस मैकॉक। कौन सा? रेसस मैकॉक। एक है टाइफून कालमेगी। कौन सा? टाइफून कालमेगी यह फिलीपींस और वियतनाम को प्रभावित किया है। किसको? फिलीपींस और यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। क्या? उष्ण कटिबंधीय।
यह चक्रवात के कारण फिलीपींस में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। इसे स्थानीय रूप से टीनो नाम से, किस नाम से? इसका नामकरण जो किया उत्तर कोरिया, किसने? तो टाइफून कालमेगी का नाम किसने? हम कह सकते हैं किसको, कौन सा देश को प्रभावित किया? और इसके कारण राष्ट्रीय आपात किसने? फिलीपींस। किसने? फिलीपींस। किसने? फिलीपींस। और हम कह इसको स्थानीय नाम से, यह क्या नाम से? टीनो। और नामकरण किसने? चलिए, इसके बाद है हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो है कहा उल्लू या मक्खी की एक नई प्रजाति या ड्रेसेस एल्बोकेपिटिस की खोज किया है। हम कह सकते हैं यह कहाँ पर? केरल। तो उल्लू मक्खी की एक नई प्रजाति, इसका नाम है प्रोटीडिट्रेसिस, यह एल्बोकेपिटस। क्या नाम है? एल्बोकेपिटस। इसकी खोज कहाँ पर? लाइको यह डॉन इरबिनी सॉप की सांप की जो है नई प्रजाति कहाँ पर? जो लाइकोडॉन इरबिनी सांप है, इसकी नई प्रजाति कहाँ पर? हाल ही में कहा प्रदूषण को यह देखते हुए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यह 3 ग्रेप 3 लागू किया है दिल्ली में। कहां पर? ग्रेप एक कहता है कि डायनामिक प्रदूषण कंट्रोल फ्रेमवर्क है। बिहार की गोगाबिल झील को रामसर साइट में क्या हो गया? शामिल किया। तो गोगाबिल कहां पड़ता? कटिहार। कहां पर? हम कह सकते हैं कि यह देश का 94वीं रामसर साइट है। 92वें की बात करेंगे गोकुला जलाशय बक्सर में। 93वां की बात करेंगे उदयपुर जो पश्चिमी चंपारण। फिर कह सकते हैं 94वां है गोगाबिल या कटिहार। इससे यह 95वां है सिलीसेरा या अलवर राजस्थान। और हम कहेंगे एक है कोपरा जलाशय जो बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर छत्तीसगढ़। फिर कहेंगे अब बिहार में रामसर साइट कितना हो गया? 6। कितना? 6। तो हम कह सकते हैं कि 3 तो अभी दिया गया। और हम कह सकते हैं एक कामर झील बेगूसराय में, नागे या नटकी जमुई में। नागे और नटकी कहाँ पर? जमुई। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पर? तमिलनाडु। सेकंड स्थान पर। और थर्ड पर आ गया बिहार। विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पर? यूके में 176। और सेकंड स्थान पर मैक्सिको। थर्ड स्थान पर। इसके बाद खत्म आज यहीं तक। ठीक है, बैच की विशेषता है। ठीक है, ये सब छोड़ते हैं। ठीक है, आइए फिर कल आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास आइएगा। एनसीईआरटी तो होगा लेकिन 8 बजे से एनसीईआरटी।